Good morning, students. Welcome back to the online sessions of class 9 science. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I requested to you just avoid to go outside your homes unnecessary. Also don't go out into the crowded places. Just avoid to go outside your homes. Stay home and stay safe. And if it should be necessary and you have to go outside your homes, always be use the protective face mask covers, take sanitizers with you, always be wash your hands with a 20-second at a specific time interval. So once again, stay home and stay safe. Now let me discussing about our topic which we have to discussing into the previous classes. Now we are already discussing about the chapter 9 force and law of motion. And use that force and law of motion, we're discussing about the different terms of force, how it can be affected into the body, how the implementations of the Newton's first law of motion implemented, Galileo's experiment is what, Aristotle thought is what, as well as we're discussing about the Newton's second law of motions and also derive the F is equal to KEMF. Now today the remaining topics which we are covering into the syllabus which having the parts is like define force, relation between Newton and dyne, impulse of force, Newton's third law of motion, law of conservation of momentum, friction in types, advantage and disadvantage of friction. These are the topics that we are discussing on to your today's class. Now, before we start this discussion, let me move on to the first topic that is called as a force. First is the implementation of force. What is called force and what is called its unit. So the external effect which generally can change the state of motion easily. The external effect which can change the state of motion easily on the state of body that is called as a force. यानी ऐसा कोई भी एक एक्सटर्नल इफेक्ट जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट को, तो उसको आप क्या कहोगे, दैट इज हैव टू कॉल एज अ फोर्स. फोर्स यानी कि सिंपल फॉर्म में हमें समझना है कि मास इनटू एक्सेलरेशन. पहले भी अगर आप देख रहे हैं तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma. ये कांसेप्ट हमें बताया कि फोर्स अगर इंप्लीमेंटेशन करना तो मास और एक्सेलरेशन का यूनिट्स होगा. एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन को अगर आपको इंप्लीमेंटेशन करना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है और किलोग्राम जो होता है वो अगर मास जो होता है वो किलोग्राम के अंदर होता है. तो अगर मुझे फोर्स का ऐसा यूनिट फाइंड करना है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका ऐसा यूनिट होगा फोर्स का. तो फोर्स का एक और ऐसा यूनिट होता है दैट इज पार्ट ऑफ द न्यूटन. उसका न्यूटन में मेजर करते हैं. फोर्स जो है वो जनरली न्यूटन्स के अंदर मेजर किया जाता है. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू जनरली अ पार्ट ऑफ द ग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकंड के फॉर्मेशन में यूज होता है. तो न्यूटन जो है वो सर आइजैक न्यूटन के मेमोरी में उसका एक स्पेसिफिक ऐसा यूनिट दिया गया दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन. तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है उसको हम कहते हैं न्यूटन. सेकंड टॉपिक है दैट इज रिलेशंस बिटवीन डाइन एंड न्यूटन. न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है. सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 न्यूटन मतलब क्या, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में कवर करोगे तो 1000 ग्राम. सो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर को अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर आप इसको भी इंप्लीमेंटेशन करके मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 इंटू 100 करोगे आप, ठीक है, तो 1 लाख का फॉर्मेशन आपका फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाएगा. तो ये पूरा जो फॉर्मेशन होगा उसको आप 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो. सो 1 न्यूटन is equal to 10⁵ डाइन, दैट इज कॉल्ड एज अ डाइन. तो न्यूटन और डाइन के बीच में ऐसा रिलेशंस का आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स. देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपल्स ऑफ फोर्स, ये हमें समझना होगा. इसका इंपल्स ऑफ फोर्स जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर रहता है. द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम पीरियड व्हिच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी. The product of force and the which time taken the applied to the object is acting is called as impulse of force, right? So impulse of force को I से implement करते हैं तो force into time taken. The product of force and the time taken it is generally considered as the impulse of force. तो I is equal to F into T. F for the force, T for the time. अभी आप देखिए तो इसको आप दूसरे फॉर्मेशन में the second formation of this called as a delta P. I को आप delta P भी कह सकते हो. delta P is as per the Newton's second law of motion, change in momentum is what, that is called as a delta P. तो F into T as a part of the delta P भी आप उसको लिख सकते हैं. तो इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है, इसका जो ऐसा यूनिट है इंपल्स ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन इंटू सेकंड होता है. एंड एस दैट इज कॉल्ड न्यूटन. फोर्स इंटू टाइम है तो फोर्स यानी न्यूटन, टाइम को आप सेकंड में कंसीडर करते हो. तो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स जो होता है ये कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए आपको, डायरेक्शन भी चाहिए.
इट इज अ पार्ट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स जो होता है इसका जो डायरेक्शन जो होता है इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में आपका इम्पल्स ऑफ फोर्स होगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज द इम्पल्स ऑफ फोर्स। सो अभी यहाँ पे दो एग्जांपल समझते हैं जो इम्पल्स ऑफ फोर्स के लिए थोड़ा सा रिलेटेड है। तो हमें इंप्लीमेंट करना है कि द फोर्स विच implement on a body over as a above depending on to the change in momentum is also be dependent upon the period of time which can be implemented। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें बताने होंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि जहाँ पे इंक्रीज जैसे इफेक्ट ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज स्पेसिफिकली व्हेन द टाइम ऑन फोर्स, इफेक्ट इज इंक्रीज इन टाइम ऑन फोर्स, ऐसा एक एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे क्रिकेट मैच के अंदर क्रिकेटर्स क्रिकेट मैच के अंदर जो हिट करते हैं बॉल को और सडनली कोई प्लेयर उसको कैच करता है। सो व्हाइल द कैचिंग अ बॉल क्रिकेटर ऑलवेज बी पुल्स बैक देयर हैंड, अपने हैंड को पीछे की तरफ खींचते हैं। व्हाई इट शुड बी इम्प्लीमेंटेशन द बैकवर्ड्स। So by doing this activity, such the momentum of ball that should be reduced gradually, उसकी जो speed momentum होगी that should be start to be reduced gradually and partially, it should be required specific time interval so that should be increase the time। ऐसे ही खींचेंगे तो बॉल उनके हाथ में कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए उनके हाथ में बॉल रहेगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। सो एज पर एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, as per the time f is equal to what, force is equal to delta p upon t, change in momentum of time। तो यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितना टाइम आप इंक्रीज करोगे फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जितना ज्यादा टाइम को आप एक्सपांड करते जाओगे फोर्स हमेशा डिक्रीज होता जाएगा। सो इन दिस केस दूसरा केस कंसीडर करते हैं जहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑन अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि मार्शल आर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं, तो मार्शल आर्ट्स के जो प्लेयर्स होते हैं या फिर जो कराटे प्लेयर्स होते हैं, इन ऑर्डर टू ब्रेक द ब्रिक्स को जब वो ब्रेक करते हैं अपने हैंड से तो इट शुड बी वेरी क्विक, काफी क्विकली उस चीज को फॉलो करते हैं एंड दे हैव टू बी मूविंग वेरी फास्ट। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि व्हेन इट एंटायर मोमेंटम व्हेन दे डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो एंटायर मोमेंटम होता है व्हेन दे आर मूविंग इन द फास्ट हैंड्स दैट रिड्यूस अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जितना टाइम वहाँ पे वो डिक्रीज करते जाएंगे फोर्स वहाँ पे इंक्रीज होता जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, टाइम क्या बहुत लेस कर रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लगे। जितना टाइम कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना टाइम ज्यादा होगा फोर्स हमेशा कम होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि बाय यूजिंग दिस टू एग्जांपल्स वी कैन से दैट कि फोर्स व्हिच अप्लाइज ऑन अ बॉडी, अगर फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई होता है ओवर एंड अबव which generally depend on to the change in momentum, वो हमेशा उसके मोमेंटम के चेंज पर डिपेंड होता है। also dependent on the time period for which it should be force x, कितना टाइम लगता है उस पर वो डिपेंडेंट होता है। so this generally having a part of the implementation of impulse of force, right। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है वो है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्क्राइब किया है, आज हमें जो डिस्कशन करना है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो हमें सजेस्ट करता है कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ द टू bodies, the force extracted by the first body onto the second body, same force which is extracted by the second body to the first body, but they are always be in opposite direction। तो ये जो implementation होता है, direction of this type of the bodies are mutually having into the opposite direction। तो as per the Newton's third law of motion, the force which is applied from A to B is always be force applied from B to A, but it should be opposite direction। तो action and reaction are always be equal, but they are in a opposite direction। That is only a part of the Newton's third law of motion। Newton's का third law of motion ऐसा implement करता है। उसके लिए सिंपल यहाँ पे implementation लेते हैं। Newton's third law of motion के लिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, राइट। That is object A, इसको आप ऑब्जेक्ट या बॉल A कह सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, that is object B, right। object A and it is called object B। दो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं हम, राइट। सो ऑब्जेक्ट A and ऑब्जेक्ट B which generally applies the force on a both direction, दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया ये, ठीक है। इसको आप कहेंगे एक्शन, इसको आप कहेंगे रिएक्शन, इसको आप कहेंगे रिएक्शन। फोर्स अप्लाई फ्रॉम A to B
It is force applied from B to A. Both are same. Force applied from AB is equal to force applied from BA, but it is always in a form of negative direction. So action and reaction are always be equal, but in opposite directions, mutually opposite. तो इसको आप कहेंगे Newton's third law of motion. That is called Newton's third law of motion. So here, if you see that in a formation of the object, the reactions and object as a part of the action reactions always be having an equal space. जितना फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा उतना ही ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है. सो ऑलवेज बी इट इज इन अ फॉर्म ऑफ द पेयर. तो बोथ द एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग एट द सेम टाइम ऑन टू द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दोनों सेम टाइम पे उतना ही फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे. सो एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज ऑलवेज बी द फोर्स इन अ फॉर्म ऑफ पेयर. तो सिंगल फोर्स नेवर बी एग्जिस्ट, इट इज ऑलवेज बी इन अ फॉर्म ऑफ पेयर. अभी जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के उसके कुछ एग्जांपल समझते हैं. दैट शुड बी वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड कि उसके एग्जांपल्स क्या हम कंसीडर कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अगर एग्जांपल देखें तो व्हेन अ पर्सन वॉक्स, कोई भी पर्सन अगर वॉक कर रहा है, सो जनरली ही अप्लाइज द फोर्स ऑन अ सॉइल थ्रू हिज फीट. वो सॉइल पे फोर्स अप्लाई करेगा थ्रू हिज फीट, उसको आप क्या कहोगे, एक्शन कहोगे. Similarly, on that way, the force is also implemented from soil to feet. Soil भी क्या करेगा, वो उतना ही force leg पे implementation करेगा जिसको हम reactions कहेंगे. When his bullet is fired from the gun, okay, the same amount of force which is implements the bullet moving ahead. Similarly, the gun that should be pulled back down. So action and reaction both having a same force but having on a opposite direction. So always be force in a form of pair, right? सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस के लिए आप देखिए कि जैसे स्प्रिंग है, इफ यू प्रेस द स्प्रिंग, आप स्प्रिंग को प्रेस करते हैं अपने हैंड से तो वो क्या हो गया, एक्शन हो गया. दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्शन. और जैसे ही आप देखेंगे कि व्हेन यू प्रेस द स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन थ्रू योर हैंड, यू फील द सेम फोर्स स्प्रिंग आल्सो अप्लाइज ऑन योर हैंड. तो उसको आप क्या कहोगे, रिएक्शन कहोगे. तो जितना फोर्स आप स्प्रिंग को अपने हैंड से इंप्लीमेंट कर रहे हो उतना ही फोर्स जो है स्प्रिंग अपने इंप्लीमेंट करेगा. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. सो फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बुक व्हिच इज लाइंग ऑन टू द टेबल व्हिच एक्सट्रैक्ट द फोर्स. अगर आप टेबल पे बुक को रखते हैं, ठीक है, तो टेबल के ऊपर आपने बुक रखा है तो बुक दैट इज ऑलवेज बी अप्लाई द फोर्स ऑन टू द टेबल, स्पेसिफिक फॉर्मेशन ऑफ वेट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्शन. So similarly, at the same time, table applies the same amount of force to the book. That is called as a reaction. So ये सारे जो formations होते हैं इसकी implementation, जैसे अभी आप देखो कि जैसे rocket fuels होते हैं, rockets के अंदर fuel आप use करते हो तो उसमें combustion process होता है. So combustion of gas into the rockets, it generally a part of the formations. It should be comes out as a part of the reaction. जिस force से आएगा उतना ही force से rocket ऊपर की तरफ जाएगा. That is called as a reaction. So action and reactions always be having an equal amount of force, but they are into the opposite direction. That is simply Newton's third law of motion, right? चलिए next topic हम डिस्कशन करना law of conservation of momentum. That is the conservation of momentum. देखो law of conservation of momentum अगर हमें समझना है तो उसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि जो law of states that generally वो सजेस्ट करता है कि in the absence of any external force, अगर external force available नहीं है, the total momentum of the particular object corresponding to the two or more instructing object always be having constant value. तो अगर कोई external force नहीं है, फिर भी अगर दो objects के बारे में अगर आप डिस्कशन करोगे, intersecting bodies या interformation of the interacting bodies, दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरकोलैप्स करेंगी तो उसका फोर्स हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. वो चीज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर समझानी है. सो इसके लिए हमें अलग अलग फिगर्स का इंप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म्स के फिगर हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे अगर हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो दो बॉल हमें चाहिए या दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक ए और एक बी. एक का इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 होगा, दोनों एक सेम फॉर्मेशंस के अंदर मूव कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ AB टू फोर्स ऑफ BA, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल हैविंग अ कोलाइजन. फिर दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक वेलोसिटी जनरेट होगी जिसमें v1 और v2 इंसिडेंट करेंगे जिसका मास m1 और 2 होगा जो आफ्टर कोलाइजन. तो ऐसे एक सिंपल फिगर को ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें वहाँ पे इंप्लीमेंटेशन करना है. हाउ कैन वी इंप्लीमेंट, तो उसके लिए तीन स्पेसिफिक फॉर्म्स में फिगर बनाता हूँ, तीन फिगर का यूज करते हैं. सो बिफोर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन
कॉलाइजन के पहले दो ऑब्जेक्ट होंगे, दैट इज ए, ओके। इसकी इनिशियल वेलोसिटी आप u1 ले लीजिए, इसका मास m1, ठीक है। एक और दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूं, इसका नाम लेता हूं b, इसका मास है m2 और उसका इनिशियल वेलोसिटी है u2। ये बिफोर कॉलाइजन के पहले का, ठीक है। व्हेन दे कॉलाइड, ठीक है, व्हेन दे कॉलाइड यानी दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। सो ये हो गया a और ये हो गया b, a एंड सेकंड सिनेरियो व्हेन कॉलाइड, दोनों जब कॉलाइड करेंगे तब, राइट। बिफोर कॉलिजन, व्हेन दे कॉलाइड, जब दोनों कॉलाइड करेंगे तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ AB, फोर्स ऑफ BA, राइट। दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, हैविंग अ स्पेसिफिक फोर्स ऑन अ बोथ डायरेक्शन, दोनों टकराएंगे। तीसरा स्टेज लेते हैं आफ्टर कॉलाइजन, आफ्टर कॉलाइजन, जब दोनों आफ्टर कॉलाइजन यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो होंगे उसके अंदर वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों के अंदर हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v1 और v2। ऐसे तीन सर्कमस्टेंसेस लेते हैं कि the when the ball before collision having a specific initial velocity of both having, ये दोनों का मास m1 और m2 रहेगा। जैसे कॉलाइड करेंगे दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, पर यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझाता है कि हमेशा ये कांस्टेंट रहता है। वो कैसे हम प्रूव करेंगे, हाउ वी कैन बी प्रूव कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो आपका सेम होगा, यानी कि m1 e1 m1 v1 m2 u2 m2 v2। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, इनिशियल और फाइनल दोनों का कांस्टेंट होता है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो मैंने यहाँ पे जो फिगर जो होती है उसी फिगर का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि एज्यूम टू बॉल्स A and B which is generally having moving on to the same direction, A और B दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं ऑन द सरफेस, जो पहले फिगर के अंदर ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर दोनों के लिए अगर देखो मास ऑफ बॉल A is m1, मास ऑफ बॉल B is m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 कंसीडर किया हुआ है आपने। तो जैसे u1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन u2 और जैसे ही बॉल कोलाइड होता है दोनों के अंदर फाइनल वेलोसिटी जनरेट होती है v1 और v2। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बनता है कि फोर्स दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम A to B उसको आप क्या कहोगे, f of B है, x है। और वैसे फोर्स विच एक्सटेंडेड फ्रॉम B to A, B से A पे आएगा तो उसको f of AB कहेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो फोर्स फ्रॉम AB टू फोर्स ऑफ B दैट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एक्शन टू रिएक्शन, और इस पे हमें इंप्लीमेंटेशन करना है। तो जनरली ये पूरा मोमेंटम के बारे में है। तो मोमेंटम इज व्हाट, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू what, mass into that formation of velocity, okay, initial or final or mu mv whatever you can be considered। so initial ही हमें क्या प्रूफ करना होगा कि अगर जो before collision m1 e1 plus m2 u2, after collision m1 v1 plus m2 v2 ऐसा होना चाहिए। तो उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो मास जो है m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 is equal to m2 v2, ऐसा हमें प्रूफ करना है, that is a part of the conservation of momentum। So as for the Newton's second law of motion, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हमारे पास है, F proportional to delta p upon t, okay, as proportional to delta p upon t। So delta p is equal to what, change in momentum, change in momentum यानी कि final momentum minus initial momentum upon t। So आप यहाँ पे ले सकते हैं F proportional to final momentum minus initial momentum upon t। अब फाइनल मोमेंटम यहाँ पे जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो दोनों का कंसिडरेशन आपको लेना होगा। फाइनल मोमेंटम m1 v1, इनिशियल मोमेंटम m1 v1, राइट। तो यहाँ पे ले लेंगे F प्रोपोर्शनल टू m1 v1 माइनस m1 v1 अपॉन t, F प्रोपोर्शनल टू, राइट। उसी तरह ये फोर्स दो के लिए लगा आपने, A to B के लिए गए हमें यहाँ पे फोर्स ऑफ AB। उसी तरह फोर्स ऑफ B अगर आप अप्लाई करोगे F of B है तो F प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन t, राइट। ये दोनों फॉर्मेशंस मिलेंगे, पर F of AB इज इक्वल टू व्हाट, F of माइनस B है। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें क्या है, F of AB इज इक्वल टू माइनस F of B है कि एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज इक्वल होंगे बट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप इंप्लीमेंटेशंस करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से
आपको आंसर्स मिल जाएगा m1u1 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m2u2 प्लस m2v2। ये क्या सजेस्ट करता है? सजेस्ट करता है कि जो इनिशियल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट और जो फाइनल मोमेंटम है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन में फ्रिक्शन के बारे में। देखिए फ्रिक्शन ऑलरेडी आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स अपने फ्रिक्शन के डिस्कशन किए होंगे, बहुत सारे इसमें इंप्लीमेंटेशन। तो फ्रिक्शन क्या होता है? सो व्हेन अ बॉडी दैट मूव्स ऑन अ सरफेस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर मूव करता है व्हाइल इट कांटेक्ट विद द सरफेस, तो सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो the force which extracted by the surface to the body to reduce its velocity and also oppose the motion, that is called a friction। इसको क्या कहोगे? फ्रिक्शन कहोगे। फ्रिक्शन में अगर देखो तो जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इंप्लीमेंटेशन होता है कि एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में बॉडी दैट ऑलवेज बी ट्राई टू शुड मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट ऑफ मोशन। बट यहाँ पे आप देखोगे वेलोसिटी दैट इंस्टेड रिमेनिंग कांस्टेंट रिड्यूस ग्रेजुअली आफ्टर दैट शुड बी ट्रैवलिंग ऑन टू द सम डिस्टेंस। अभी ट्रायल्स के बॉल को रिलीज करोगे कुछ देर के बाद देखोगे अपने आप रुक जाएगा, आपने तो फोर्स अप्लाई नहीं किया है, बट वहां पे जो फोर्स होता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिड्यूस इट्स स्पीड, ग्रेजुअली इट रिड्यूस इट्स वेलोसिटी। सो जनरली अगर आप देखें तो जो स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस इज लेस फ्रिक्शन हैविंग कंपेयर्ड टू द रफ सरफेस। तो रफ सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है काफी हाई होता है कंपैरिजन टू द स्मूथ सरफेस। तो फ्रिक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ऐसे अलग अलग तरीके के फोर्सेस होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे अलग अलग तरीके के फोर्स होते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप किसको कहोगे? द force which applies the motion of the two surfaces is known as a static frictional force or it is simply known as a frictional force। दो फोर्स दो ऑब्जेक्ट पे जब अप्लाई होंगे तो उसको स्टैटिक फोर्स कहते हैं। काइनेटिक फोर्स, so when the one object that slides over onto the another object, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड्स करेगा तो उसको काइनेटिक हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स कहोगे। और रोलिंग फोर्स किसको कहोगे? विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ द स्लाइडिंग, आप सरफेसेस पे विदाउट एनी फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे अगर उसको कंप्लीट करोगे उसको रोलिंग स्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन जो हमेशा डायरेक्शन और उसको इंप्लीमेंटेशन करता है। फ्रिक्शन के बहुत तरह के एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी है। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस में देखो तो सबसे पहले तो फ्रिक्शंस दैट जनरली हेल्प्स टू कंट्रोल द मोशन ऑफ व्हीकल। जो स्पीड में आप व्हीकल जा रहे हो, रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से आप इजीली उसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, कुछ भी अप्लाई करते हैं तो इजीली आप व्हीकल को स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज द वन पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। दूसरा होता है ड्यू टू द फ्रिक्शंस ऑफ एज अ पार्ट ऑफ अ फीट और लैंड यू कैन इजीली वॉक एंड रन। फीट और लैंड के वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है उसकी वजह से आप इजीली रन कर सकते हैं, इजीली आप उसमें इंप्लीमेंटेशन को वॉक कर सकते हैं। वी आर एबल टू राइट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल का फ्रिक्शनल फोर्स है उससे आप लिख सकते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर्स का जो स्पीड्स और ये सब जो इंप्लीमेंटेशन होता है दिस शुड बी ट्रिमेंडियस स्पीड, ये भी हम फ्रिक्शन की वजह से अपने आप को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन जो है ऑलवेज भी वियर एंड टीयर्स जो है टायर्स के अंदर या रबर सॉल्स के अंदर हमारे शूज के अंदर इंप्लीमेंटेशन करता है। मूविंग पार्ट ऑफ व्हीकल मशीनरी के अंदर भी इसको इंप्लीमेंटेशन करता है। इसको कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाउ वी कैन बी कंट्रोल करने के लिए फ्रिक्शन को जनरली आप देखिए तो ग्रीसिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है। मशीन्स के अंदर ऐसे कुछ बॉल बेयरिंग्स या रोलर्स को स्पेसिफिक टाइम में चेंज करना पड़ता है जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। या नाउ डेज व्हीकल्स के अंदर आप देखिए तो जो ऐसे डिजाइनर इंप्लीमेंटेशन होते हैं जो फ्रिक्शंस को अवॉइड करते हैं, इस तरह के फॉर्मेशन जो है अप्लाई करने चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स तो थे इस चैप्टर के लिए बिलोंग्स करते हैं जो न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वो यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होता है। आई होप कि आज का जो सेशन है फोर्स या डायनेमिक्स उसके बारे में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इंपल्स ऑफ मोशन क्या है, मोमेंटम क्या है, रिजल्ट यू कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना है। कल जब मिलेंगे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट सिलेबस, द चैप्टर्स। कीप रिवाइजिंग, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज बाय यूजिंग द different mediums of the studies. While implementation, the same type of questions as a part of the exercise you have to try to solve in your own words. Once again, stay safe, stay home, keep updating your knowledge by using digital mediums of learning. Students, take care and bye.